हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस, 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न और 7 लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये 5 एमसीक्यू और 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न ये एक एक नंबर के होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो आपका 11 नंबर बनता है एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय प्रश्न से और 2 नंबर बनता है लघुत्तरीय प्रश्न से। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और एमसीक्यू क्वेश्चंस जब आप सभी पर फोकस करेंगे तभी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारी डेली क्लासेस आती रहती हैं। तो आज की क्लास में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहा जाता है? परमाणु किसे कहते हैं? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि अणु किसे कहते हैं, या फिर दोनों में अंतर लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु और अणु दोनों ही किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो परिभाषा दोनों की लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। परमाणु और अणु दोनों ही पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं। अब अंतर क्या है? तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करेगा, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे, लेकिन अणु स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता है। अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे लिखें H और H2, तो यहाँ पर H परमाणु है और यहाँ पर H2 में 2 परमाणु है। जब भी एक से ज्यादा परमाणु दिखाई दे तो ये अणु कहलाएगा। एक से ज्यादा परमाणु होंगे तो वो अणु, और एक परमाणु है तो उसे हम परमाणु ही कहेंगे। लेकिन अक्रिय गैसों के केस में इन्हें अणु भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ी मोटी कंटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। मरुद्भिद पौधे ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। इन पौधों की पत्तियां चौड़ी, मोटी और कंटीली होती है ताकि वो में से वाष्पीकरण कम हो और अधिक समय तक वो जल को अपने पास रख सके। तो ऐसे पौधे के उदाहरण है नागफनी, कैक्टस, बबूल, ऑर्गन पाइप, खेजड़ी। ये सभी पौधे मरुद्भिद पौधे होते हैं और मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को कम करने का उपाय बताइए। हम घर्षण बल को कैसे कम कर सकते हैं? जब भी एक सतह मान लेते हैं ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर हम किसी दूसरी वस्तु की सतह को फिसलाएंगे तो इनके बीच में घर्षण बल कार्य करता है जो फिसलने वाली वस्तु की गति का विरोध करेगा। मान लेते हैं ये वस्तु इधर गति कर रही है तो इसमें घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। इस घर्षण बल को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो घर्षण बल में एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो इसके लिए हम उसकी सतह को चिकना बना सकते हैं। इतना चिकना बना दें कि फिसलने पर कोई भी घर्षण ना हो। तो चिकना बनाने के लिए हम संपर्क तल में स्नेहक तेल, ग्रीस आदि लगाकर उनके तल को बहुत अधिक चिकना कर सकते हैं। इस कारण उनकी सतह घिसेगी नहीं और घर्षण बल काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा अंगों का नाम लिखिए।
पुष्प में नर अंग और मादा अंग दो भाग होते हैं, दोनों का नाम बताना है। तो पुष्प का मादा अंग ये कहलाता है जायांग और पुष्प का नर अंग इसे हम लोग कहते हैं पुमंग, या फिर इसी को हम पुंकेसर भी कह सकते हैं। पुमंग की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये पुमंग है, ये पतला वाला भाग इसे हम डंठल भी कह सकते हैं और ये ऊपर वाला जो भाग है ये होता है पराग कोश। जायांग की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ये कुछ ऐसी संरचना होती है जायांग की। जायांग में ये चौड़ा वाला भाग ये हमारा है अंडाशय, ये बीच वाला पतला वाला भाग है वर्तिका और ये बिल्कुल ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र। तो इन सभी भागों को आप याद रखें। इसका संरचना चित्र भी बनाने के लिए आ सकता है, तो आप ये चित्र बना सकते हैं। ये बीच वाला भाग जो है इसे बीजांड कहा जाता है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। नर अंग पुमंग या फिर पुंकेसर, मादा अंग जायांग या फिर स्त्री केसर हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सजीवों के एक लक्षण लिखिए। सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? सजीवों में कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिन्हें देखकर हम पहचानते हैं कि कोई सजीव है या निर्जीव। जैसे सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है इत्यादि। इन लक्षणों को देखकर हम सजीव को पहचान सकते हैं। सजीव गति भी करते हैं, ये सभी लक्षण सजीवों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम सबको पता होगा, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। मांसाहारी में शेर, चीता, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सभी मांसाहारी जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के नाम बताने हैं। तो सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप ये पांचों अवस्था के नाम याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको बताना है। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। परंतु सामान्य अवस्था के बाद आपको 2 अवस्थाएं और याद रखनी है। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था का नाम है बीईसी। इसे कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी और प्लाज्मा। तो आपको 5 अवस्थाएं याद रखनी है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का मानक मात्रक क्या है? समय का मात्रक बताना है। तो समय का मानक मात्रक होता है सेकंड, और वैसे अन्य मात्रक में हम मिनट भी लिख सकते हैं, घंटा, ये अन्य मात्रक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। जंतु और पौधों में पहला अंतर है वृद्धि का। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। पौधों की वृद्धि इतनी ज्यादा होती है कि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, परंतु जंतुओं की ऊंचाई अर्थात लंबाई निश्चित होती है। तो ये है जंतु और पौधों का पहला अंतर। पहला अंतर है जंतुओं में वृद्धि कुछ निश्चित आयु तक होती है और पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। पौधों की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जंतुओं की एक निश्चित ऊंचाई होती है। पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है।
जीवों में संवेदना शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, परंतु पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध को हम किस प्रकार का मिश्रण मानेंगे? काफी बुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि दूध एक समांगी मिश्रण है। अब आप इसे याद करेंगे या नहीं याद करेंगे? तो दूध वास्तव में एक कोलाइडी मिश्रण होता है, दूध कोलाइड है। दूध वास्तव में एक कोलाइड है। अब कोलाइड क्या होता है? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें घुले पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, और विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें घुले हुए पदार्थ हमें दिखाई देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, और विषमांगी मिश्रण को दो भागों में बांटा जाता है। एक है कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है, इसके कण पर्याप्त बड़े होते हैं, परंतु वो कण हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। और कोलाइड के बाद अगला भाग होता है निलंबन। निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि वो हमें अलग अलग ही दिखाई देते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होंगे, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कोलाइड और निलंबन। दो भागों में बांटे जाएंगे, कोलाइड और निलंबन। कोलाइड के कण हमें अलग दिखाई नहीं देते हैं, परंतु ये विलयन से बड़े होते हैं। निलंबन के कण सबसे बड़े होते हैं और ये हमें अलग भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दूध कोलाइडी विलयन या कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यह एक विषमांगी मिश्रण हुआ। तो आपको सही चीजें याद रखनी चाहिए। हमने इसीलिए इसे बदला नहीं, डायरेक्ट वही लिखा जो बुक में दिया है, सीरीज में आपके दिया है, परंतु ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। तो हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है और ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो एक कार्य हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र गैसों का आदान प्रदान या फिर कह लें विनिमय, गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं। O2 को बाहर करते हैं और CO2 को ग्रहण करने में सहायक होते हैं। तो पत्तियों के दो कार्य मुख्य हैं, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना और दूसरा गैसों के आदान प्रदान में सहायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो विद्युत बल को आप सिंपल में याद रखें, आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाला बल। आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो वैद्युत बल कहलाएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब बल किस प्रकार का लगेगा? तो धन और ऋण, ऋण और धन, इनके बीच में आकर्षण बल लगता है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। परंतु प्लस प्लस और माइनस माइनस ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो विद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं? मछलियों के जल में रहने के लिए कौन कौन से अंग सहायक होते हैं? तो मछलियों के जल में रहने के लिए पहला तो इनका शरीर सहायक है जो कि धारा रेखित होता है, दूसरा पंख और तीसरे गलफड़े। गलफड़े इनको श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, पंख तैरने में सहायक होते हैं और इनका धारा रेखित शरीर भी इन्हें तैरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों की विशेषता और नाम लिखिए। कीटभक्षी पौधों में क्या विशेषता होती है? तो कीटभक्षी पौधे हम ऐसे पौधों को कहते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, जैसे घटपर्णी, ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं।
अब इन पौधों की विशेषता होती है कि ये पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होता है। तो दलदल में होने के कारण ये नाइट्रोजन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए इनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए ये कीटों को खाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधे के तने और पत्ती में कौन सी विशेषता होती है? पहली विशेषता, जलीय पौधे के तने के अंदर रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है और इनमें वायु भरा रहता है, जैसे जल कुंभी। तो जलीय पौधे के तने रिक्त होते हैं जिनमें वायु भरा होता है। कमल और कुमुदिनी एक जलीय पौधे हैं जिनकी पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे ये पत्तियां गीली नहीं होती हैं और चपटी होने के कारण पानी की सतह पर आसानी से तैर लेती हैं। तो ये दो विशेषताएं याद रखेंगे। पहला, जलीय पौधे के तने रिक्त होते हैं जिसमें वायु भरा होता है। दूसरा, इन पौधों की पत्तियां चपटी तथा इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है जिसके कारण ये गीली नहीं होती हैं और पानी की सतह पर आसानी से तैर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की दो विधियों के नाम बताइए या प्रकारों के नाम बताइए। अलैंगिक जनन हम उसमें कहते हैं जिसमें एक जीव से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जब एक ही जीव से नए जीवों की उत्पत्ति होती है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसकी विधियां हैं मुकुलन, विखंडन, इसके साथ ही साथ पुनर्जनन और कायिक जनन। कायिक जनन भी आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ विधियां हैं, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। घर्षण बल किसे कहा जाता है? तो घर्षण बल मान लेते हैं ये एक सतह है और इस पर एक वस्तु हम फिसला रहे हैं, तो इन दोनों की सतह के बीच में घर्षण होगा, घिसने का कार्य होगा और घर्षण के कारण अगर ये वस्तु इधर जा रही है तो घर्षण बल बिल्कुल विपरीत दिशा में लगेगा और ये घर्षण बल इस वस्तु की गति का विरोध करेगा। तो किन्हीं दो वस्तुओं की सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाले विरोध बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, ये गति का हमेशा विरोध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। अदरक का रूपांतरण हो जाता है तो यह क्या कहा जाता है? तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आलू के तने के रूपांतरण को हम कंद कहते हैं। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रकंद और कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम को परिभाषित करना है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरा इसका जो रूप होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की समय दर को बल कहा जाता है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे याद करें। पहला है, किसी वस्तु पर आरोपित बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा और दूसरा, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की समय दर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर बल के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, परंतु संवेग में परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है। और अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं या जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है।
पारदर्शी वस्तुओं में पारदर्शिता का गुण होता है और अपारदर्शी वस्तुओं में अपारदर्शिता का गुण होता है। साथ ही साथ आप इनके उदाहरण भी लिख सकते हैं। पारदर्शी वस्तुओं के जो उदाहरण है वो हो जाएंगे जल, पॉलीथीन, सफेद कांच, ये सभी पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण में आ जाएंगे दीवार, कपड़े, कपड़े जो रंगीन हो और बहुत पतले ना हो, मिट्टी, ये सब अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप एग्जाम्पल लिखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से 100% मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ अगर अभी आप इन क्लासेस की पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।